अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। अभी अटेंडेंस वगैरह मार्क करते हैं। बाकी आप लोगों ने एलएमएस के ऊपर ने जो क्विज नंबर 4 था उसके मार्क्स और उनके रिमार्क्स देख लिए होंगे। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे और एलएमएस पे दोनों पे आपके मार्क्स अवेलेबल हैं। और इस लेक्चर के एंड पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट से कि आप लोगों ने क्या किया हुआ। जो किया हुआ खैर वो तो आप लोगों को उसका आइडिया है। फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं चाह रहा था कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाए, लेकिन वो आखिरी दिन तक इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं आ सकी। लेकिन खैर चले, जो कुछ भी आया वो वन बाय वन मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। और कोई भी जो है वो इतना कम अकल नहीं होता कि जब आप उसको कोई चीज़ भेज रहे हो उसको आइडिया ना हो रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ से चल रही है। तो कुछ थोड़ा सा मेच्योरिटी का जो बिहेवियर है वो करें। लेकिन खैर एनी हो, आई विल डिस्कस इट इन द एंड। तो फिर देखेंगे कि किसने क्या क्या किया हो और कैसे कैसे किया हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस। वालेकुम सलाम। और मैं पिछला क्विज नहीं हुआ था सर, वो कल वाला। वो लेक्चर के एंड में जब कुछ चीज़ डिस्कस हो रही है तब बात करें। ओके सर। ओके जी। अब्दुर्रहमान, सॉरी अब्दुर्रहीम। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। अब्दुस्सुबहान। अली हसन। प्रेजेंट सर। ठीक है। अमीर हमजा। आसिफ रहमान। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। दानियाल अली। यस सर। इत्शाम। प्रेजेंट सर। ठीक है। फेरोज अहमद खान। हमील जफर। जी ठीक है। हुमैर अनवर। हुमैर। मियां मोहम्मद उमैर। मोहम्मद आसिफ मजीद। यस सर। ठीक। और मोहम्मद जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तैयब। और मोहम्मद अबू बकर। यस सर। ठीक। मोहम्मद आकब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद अशरफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल बाबर। मोहम्मद बिलाल जुनैर अजहर। प्रेजेंट। है बिलाल जुनैर। ठीक है। प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद हुसनैन। यस सर। किसी और से कनेक्टेड है या अपने से? ठीक है। नाम तो आ रहा है मोहम्मद हुसैन। ठीक है। यस सर, मेरे से। ठीक है। मोहम्मद मोइस सईद। सर वो मीटिंग में उसका ना माइक का इशू है, मुझे मैसेज आया उनका। अच्छा देखते हैं। ठीक है।
रेहान ताहिर, Yes. ठीक है। Yes, sir. शाज़ेब अशफाक, ठीक है रेहान। शाज़ेब अशफाक, Present, sir. Shazib. ठीक। और मोहम्मद उस्मान, मुकर्रब, Present, sir. ठीक। उमर शाहिद, रजा फैज, Present, sir. ठीक। उसामा अफजल, Present, sir. ठीक है। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। और ज़ैद इश्तियाक, Present, sir. ठीक है। मियां मोहम्मद उमैर आए बाद में। ओके, जस्ट सर ठीक। अब्दुस्मान की भी बात है। अच्छा, Sir, Bilal Babar. बिलाल, ठीक है जी। ये कर दिए मार्क इनकी। बिलाल, ठीक। ओके जी। लास्ट टाइम हमने जो था ना वो रैंकाइन साइकिल को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर स्टीम टरबाइन लगी होती है। और हमने एफिशिएंसी को भी देखा था और उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। उस पर एक एग्जांपल भी की थी, उसमें किसी को कोई इशू वगैरह तो नहीं है? No, sir. आज उसी से मिलती जुलती जो है वो एक एग्जांपल है और मिलता जुलता ही एक टॉपिक है। जैसे स्टीम टरबाइन अगर लग जाए तो किस तरह हम पावर ले रहे होते हैं, वो वाला पिछला टॉपिक था। आज का जो टॉपिक, अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का जो टॉपिक उसमें ये है कि हम गैस टरबाइन को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम उसी तरह ही आउटपुट ले रहे होंगे जैसा कि स्टीम टरबाइन के केस में हमने आउटपुट ली थी। तो अब दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये हैं कि दोनों ही थर्मल पावर प्लांट्स हैं। दोनों के अंदर ही स्टार्टिंग में जो है वो कंबस्चन हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और दोनों में ही कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में टरबाइन लगी होगी। और अगेन इन्वायरमेंट के साथ आप कुछ हीट जो है उसको आउट कर रहे होंगे इन्वायरमेंट के साथ। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। और उसी तरह स्टीम टरबाइन के केस में आप पंप यूज़ कर रहे थे जो कि एक रेटेड प्रेशर के ऊपर वापस भेज रहा होता है वर्किंग फ्लूइड को, राइट। और यहाँ पर जो है वो हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि गैसेस होती हैं, तो वो एक रेटेड जो प्रेशर या टेम्परेचर है उसके ऊपर वापस कंबस्चन चैम्बर में वर्किंग फ्लूइड को भेज रहे होंगे। वहाँ पर वाटर था और वो वेपर की फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा था। यहाँ पर हॉट गैसेस होंगी जिसको हम एयर के तौर पे ट्रीट करेंगे कि वर्किंग फ्लूइड एयर है जो कि सारे कंपोनेंट से होता हुआ जा रहा है। सो सबसे पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह की होती है हमारे पास। आपको राइट साइड पे मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ इसको। ये हमें चीज़ नज़र आ रही कि एक हीट एक्सचेंजर है जो कि आपके केस में वहाँ पे फर्नेस होगी प्रैक्टिकली। और वहाँ से क्यू इन जो है वो हॉट गैसेस जो हैं वो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर हिट करेंगी। यहाँ पर स्टीम नहीं बनेगी, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, स्टीम नहीं बनेगी, स्टीम ब्लेड्स के ऊपर हिट नहीं करेगी।
हॉट गैसेस जो हैं वो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जो है वो हिट करेंगी। अब उनकी हिटिंग से हमें क्या आउटपुट मिलेगी, वो हमें डब्ल्यू आउट मिलेगा, जो कि टरबाइन वर्क आउटपुट डिवाइस है और वो हमें वर्क देती। और सेम उसी तरह जब हॉट गैसेस, जब एयर जो है वो ब्लेड से हिट करेगी और हिट करने के बाद जब वो नीचे गिरेगी यानी कि लीव करेगी टरबाइन को, जैसे स्टीम लीव करती है और स्टीम उसमें सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन में चली जाती थी, इसी तरह कंपैरेटिवली जब हॉट गैसेस हीट करेंगे ब्लेड्स को तो अपनी एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर देंगे और कंपैरेटिवली उनका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द टकराने से पहले और टकराने के बाद। ठीक, बाद में कम होगा और टकराने से पहले साफ ज़रा वो कंबस्टन चैम्बर से आ रही थी और वो हीट एक्सचेंजर से आ रही थी, सो उनका प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा था। सो देन आपके पास जो है वो हीट आउट का सिनेरियो है। जस्ट अ सो हम डिस्कस कर रहे थे कि टरबाइन की जो आउटपुट होगी, ठीक है, अब वो हीट एक्सचेंजर के अंदर वही हॉट गैसेस आ रही हैं। ये अगर आप देखें ना, एक एक साइड से चले और एंड तक आए तो ये पूरा एक साइकिल है, वही चीज़ है जो इन बिटवीन सारी चीज़ों में फ्लो कर रही है, ठीक है, और घूम रही है ओवरऑल और वर्क कर रही है, वर्किंग। तो इसमें वर्किंग फ्लूइड एयर है हमारे पास। तो एनी हो हीट एक्सचेंजर पे आई तो यहाँ से क्यू आउट हुआ, वहाँ पर भी वहाँ पर था हीट एक्सचेंजर जब स्टीम टरबाइन को डिस्कस कर रहे थे, या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे क्यू आउट हो रहा हो बाहर की तरफ? कंडेंसर था सर। कंडेंसर था और सेम ही वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। हीट को आप एक्सचेंज करें, हीट आउट करें, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। इंटरनली टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो वो हीट बाहर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि क्यू आउट का सिंबल है। अब इसके बाद कंपैरेटिवली वैल्यूज़ में और कमी आएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपने कंप्रेसर लगाया हुआ। अब कंप्रेसर क्या करेगा कि ये जो वर्किंग फ्लूइड है एयर, इसको कंप्रेस करेगा और ये वर्क इनपुट डिवाइस होती है। कंप्रेसर के ऊपर हमें काम करना पड़ रहा होगा, हम इसको डब्ल्यू इनपुट देंगे, राइट। और ये क्या करेगा कि इस एयर को उतने टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमें मेंटेन करके देगा जितना फर्नेस के अंदर या हीट एक्सचेंजर के अंदर या कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो चीज़ चल रही होती है, ठीक है। सो कंप्रेसर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो ये कुछ वहाँ पर पंप लगा हुआ था, यहाँ पर कंप्रेसर है, वो लिक्विड्स को डील कर रहे थे और इसी वजह से वहाँ पर पंप था। यहाँ पर गैसेस को डील कर रहे हैं तो कंप्रेसर है। वहाँ पे कंडेंसर था, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर वही काम कर रहा है। वहाँ पे स्टीम टरबाइन थी, स्टीम ब्लेड्स के ऊपर हिट करती थी, वर्क देती थी। यहाँ पे गैस टरबाइन है, हॉट गैसेस ब्लेड्स के ऊपर हिट करेंगी। वहाँ पर हमारे पास जो था वो बॉयलर था जिसको हम हीट इन प्रोवाइड कर रहे थे और वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा था और देन वो सारा मैकेनिज्म हो रहा था। तो आप यहाँ पर देखें तो क्यू इन और क्यू आउट सम सॉर्ट ऑफ उसी तरह ही है। आप बैकएंड पे कोई ना कोई चीज़ बर्न कर रहे होंगे, दैट कुड बी कोल, ऑयल, गैस, वेस्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ आप बर्न करें, प्राइमरी फ्यूल कुछ भी हो सकता है। और प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो उसकी कंबस्टन होती है। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोयला भी बीच में हो सकता है या कोई भी, अगेन उसी तरह प्राइमरी फ्यूल में कोई भी सोर्स हो सकता है। सो एयर और फ्यूल की वो मिक्सिंग से, जैसे गाड़ियों के केस में होता है कि एयर और फ्यूल मिक्सिंग से फिर आप स्पार्क प्रोवाइड करते हैं और देन वो आपके पास हीट मिल जाती है। ये तो खैर एक गाड़ियों का केस है उस सेंस में हमारे पास। सो ये एक ब्लॉक डायग्राम है और नीचे लिखा भी हुआ है क्या, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन इंजन ना, ठीक है। और अगर ये ओपन सिस्टम हो लेट से, ठीक है, ओपन अगर सिस्टम हो तो लेट से देखें कि आपकी क्लोजिंग नहीं है, एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन के ऊपर जब हिट आपने किया उसने, तो एग्जॉस्ट गैसेस उसी तरह इन्वायरमेंट में जा रही जैसे चिमनी के अंदर, या उस सेंस में हमें फील होता है, या जिस तरह क्यूब आउट को हम अभी डिस्कस कर रहे थे।
और कंप्रेसर के अंदर भी जो है वो भी पूरा साइकिल एक क्लोज नहीं है, उसके अंदर आप इनपुट ले रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं और उसको वो हाई प्रेशर और के ऊपर जो है वो कंबस्शन चैम्बर में भेज रही है। तो ये एक ओपन साइकिल है। हम वहाँ पे क्लोज साइकिल को डिस्कस करें और नॉर्मली क्लोज साइकिल्स के ऊपर ही जो सारे स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं या जो साइकिल्स हैं प्रैक्टिकली वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जिस साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया, ठीक है, जॉर्ज ब्रिटन की जो ये सजेस्टेड थ्योरी थी उसकी बेस के ऊपर इसको हम ब्रिटन साइकिल कहते हैं। और ये एक आइडियल साइकिल है, जैसे रैंकाइन साइकिल एक आइडियल साइकिल और रैंकाइन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। ये किस चीज़ का आइडियल साइकिल है? द आइडियल साइकिल फॉर गैस टर्बाइन इंजन्स। आइडियल साइकिल फॉर गैस टर्बाइन इंजन्स। और रैंकाइन साइकिल किसके लिए आइडियल साइकिल था? वो वेपर पावर साइकिल से रिलेटेड आइडियल साइकिल था हमारे पास। और जो स्टीम टर्बाइन्स वर्क कर रही होती हैं, जो वैसे पावर प्लांट होते हैं, वो रैंकाइन को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। ये आइडियल है हमारे पास। और गैस से रिलेटेड जो हमारे पास सेटअप लगता है गैस टर्बाइन से रिलेटेड, वो ब्रिटन साइकिल को सामने रखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन सब से जो एक जेनेरिक एक हमारे पास साइकिल होता है वो बेसिकली कार्नोट साइकिल होता है। लेकिन कार्नोट साइकिल अब हर साइकिल को बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होंगी, क्योंकि स्टीम के केस में कुछ और हमारी लिमिटेशंस थी, गैस टर्बाइन के केस में कुछ और हमें चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। व्हीकल्स के केस में जब हम ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल को जब हम 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक्स और इस तरह की चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हमें कुछ और जो पेचीदगी हैं उनका सामना करना पड़ेगा, हमारी इरिवर्सिबिलिटीज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ कुछ और होंगी। तो इसीलिए हर जो प्रैक्टिकल जो सेटअप है उसकी बेस के ऊपर किसी न किसी साइंटिस्ट की थ्योरी को हम स्टडी करें, और ये सारी बेस करती कार्नोट के ऊपर, राइट। सो अभी जो है वो हम ब्रिटेन को पढ़ रहे हैं। अगर ये सारी थ्योरीज को बीच में से माइनस कर दें और इनकी एक कॉमन चीज़ देखें तो वो कार्नोट साइकिल हमारे पास आएगा। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या थे। ये हमारे पास आर्टिकल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 9.8 है ब्रिटेन के ऊपर। इसके ऊपर फर्दर मज़ीद चीज़ें देखते हैं ज़रा। अब अगेन उसी ब्लॉक डायग्राम को आपके सामने रखा है मैंने। अब इस पे प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि जो आइडियल साइकिल है, ठीक है, क्लोज लूप के ऊपर ब्रिटेन, उसके अंदर ये 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल ये होता है, पहले भी आपको बताया था, कि जिसमें कोई रुकावट वगैरह नहीं आ रही। अब जिस कंडीशन पे यानी कि उसको छोड़ रहे हैं वापस वो अपनी कंडीशन पे वापस आ सकता है, रिवर्स होने का उसमें मैकेनिज़्म मौजूद है। और अगर जो चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती, अपनी कंडीशन पे वापस नहीं आ रही होती, उसको डेफिनेट सी बात है किसी न किसी बीच में इरिवर्सिबिलिटी का सामना होता है, किसी रुकावट का सामना होता है, किसी फ्रिक्शन का सामना है, किसी रेजिस्टेंस का सामना है, राइट। सो अब इसमें जो 4 प्रोसेसेस हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे गैस टर्बाइन रैंकाइन साइकिल के केस में थे। तो ये आप लोग जो ये चारों नाम पढ़ें, फिर इस पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। कोई डिफरेंट जो लोग हैं, हाँ जी, एक पहला आप पढ़ दें, चलें, क्या लिखा हुआ है जी? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ कंप्रेसर। ठीक है, बाकी कोई और स्टूडेंट कोई दूसरा रीड आउट करे ज़रा, जो सेकंड हमारे पास प्रोसेस है। Constant pressure heat addition. ठीक है, थर्ड में क्या है जी? Isentropic expansion in turbine. ठीक है, और फोर्थ क्या है जी? Constant pressure heat rejection. ठीक है। अच्छा जी, मैं अब इसमें कुछ चीज़ें अगर आप जस्ट रैंकाइन साइकिल को ज़हन में लेके आएं और बताएं कि ये सारे उससे मिलते जुलते हैं या डिफरेंट है? मिलते जुलते हैं सर। मिलते जुलते हैं, ठीक है।
अब इसमें जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ कंप्रेसर, ठीक है। वहाँ पर, यहाँ पर तो चले कंप्रेशन हो रही कंप्रेसर के अंदर, वहाँ पर जो था वहाँ पर आपके पास पंप का सिनेरियो था और वहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन थी किसमें, इन अ पंप, ठीक है। तो पंप और कंप्रेसर के अंदर फ़र्क हमें पहले ही पता लग चुका है। कंप्रेशन हो रही है, प्रेशर इंक्रीज होगा, आइसेंट्रोपिक से क्या मुराद है? सर जिसकी इंट्रोपी सेम रहेगी, इक्वल। इंट्रोपी सेम रहेगी। इंट्रोपी अभी 1 और 2 पॉइंट पे कंप्रेसर लगा हुआ तो H1 और H2 बराबर रहेंगी, ठीक है। और सॉरी S1 और S2 जो है वो बराबर रहेंगी, ठीक है। इंट्रोपी को S से ज़ाहिर करते हैं, वो इंथाल्पी थी, Yes, sir. मिस्टेकनली मैंने उसको H1 H2 कह दिया, तो इंथाल्पी सेम नहीं होगी, इंट्रोपी सेम होगी और उसका सिंबल क्या है, S1 और S2 हम यूज़ करेंगे, H1 H2 नहीं यूज़ करेंगे, वो इंथाल्पी के लिए होता है। सो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ कंप्रेसर। फिर आपके पास चला जाता है कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन हो रही, ठीक है। और Yes, sir. ये हीट एक्सचेंजर के अंदर हो रही है। रैंकाइन साइकिल में इसी तरह था कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन हो रही थी ना बॉयलर, ठीक है। साफ Yes, ज़ाहिर है sir. मैकेनिज्म तो हमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ़र्क कहाँ पर है वर्किंग, तो चीज़ें उसी तरह की हैं। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हीट एडिशन होगी। अब प्रेशर कांस्टेंट रहने से मुराद क्या है कि हीट एक्सचेंजर का जो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 है, Sir, ठीक है, pressure 2 same. एंड 3 उनके ऊपर प्रेशर सेम रहेगा, P2 इज इक्वल टू P3, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम भी मेरे सामने और प्रोसेसेस भी सामने। ये चीज़ें मुझे हेल्प आउट करती हैं जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। कोई एक चीज़ दी होती है, फिर उससे इंटरलिंक करके मैं कोई नेक्स्ट चीज़ को फाइंड आउट करता हूँ। देन मेरे पास है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से पहले देखूं तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के ऊपर उसने आइसेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ नहीं किया। पॉइंट 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पे, क्योंकि जब हीट इन होती तो इंट्रोपी इंक्रीज होती, तो इसलिए आइसेंट्रोपिक का वर्ड उसने यूज़ नहीं किया। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती, इसीलिए वो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। जब आप 3 से 4 पॉइंट पे हैं टरबाइन की, जब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। इसी तरह रैंकाइन में भी होता था कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन, चूँकि यहाँ पर क्यू इन या क्यू आउट का कोई ख़ास मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, तो इंट्रोपी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। S3 और S4 इक्वल होंगी। टरबाइन Yes, से sir. निकलने वाली इंट्रोपी और टरबाइन के अंदर दाखिल होने वाली इंट्रोपी सेम रहेंगी। वहाँ पर यह था कि स्टीम ब्लेड्स के ऊपर हिट कर रही थी, यहाँ पे हॉट गैसेस हिट कर रही हैं, एयर हिट कर रही है, ठीक है। और डब्ल्यू आउट हमें मिल रहा है उसी तरह। फिर देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है, वो ही ना कंडेंसर था, ये खैर ना हीट एक्सचेंजर Same. है। सो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट रिजेक्ट हो रही है। अगेन यहाँ पर भी आइसेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ इसलिए नहीं किया गया कि जब हीट आउट होगी तो इंट्रोपी कम हो जाएगी, Come. इंट्रोपी सेम नहीं रहेगी, प्रेशर सेम रहेगा। P4 और P1 बराबर है, ठीक है। Yes, sir. सो Yes, sir. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे यहाँ से मिल रही है, राइट। अब न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं और उसके बाद ये इसकी जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है इसको भी मैं डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। चले इन अ क्विक वे इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को देखेंगे कि उसमें हमने क्या कोई चीज़ यूज़ करनी है या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्पेसिफिक में खैर सारी लिखी हुई है और क्यू इन क्यू आउट हो रहा है, इसमें डेफिनेट सी बात है, आपको इक्वेशन के अंदर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू इन भी हो रहा है, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा, टरबाइन से वर्क लेना पड़ेगा, इसलिए डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट का मैकेनिज़्म भी मौजूद है। और प्लस मैथ्स की वजह से, तो मैथ्स की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखा करते थे एम एच इंटू कनेटिक इंटू पोटेंशियल, ऐसे था। Yes, sir. मैथ्स इंटू इंथाल्पी प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टरबाइन के केस में मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि टरबाइन के केस में
पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जीज के ऊपर को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा होता। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था और पोटेंशियल का बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी। किनेटिक के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा होता, लेकिन इंथैल्पी के कंपैरिजन वो भी कम होता है, सो वी कैन इग्नोर इट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनको इग्नोर ना कर सकें। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि व्हेन द पोटेंशियल और किनेटिक की जो चेंजेस हैं दोज आर नेग्लेक्टेड। सो फिर पीछे क्या बचा, एम एच ही बचा, राइट। Yes, तो sir. उस m को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मैथ से डिवाइड किया, तो इसलिए सारे सिंबल आपको लोअर केस में नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज ये बड़े कैपिटल में लिखे होते। और h का भी जो मैथ है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। सो अब इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं बची कि जिसको बीच में इंक्लूड ना किया। तो ये खैर एक कंप्लीट एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, अगर हमें कहीं पर इस्तेमाल करनी पड़ती है तो इन एनी केस। और नीचे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, उनको भी ना वेरी क्विक वे देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में देखेंगे कि हमें क्या चीज़ यूज़ होती है, कहीं क्या नहीं होती। फिर जस्ट एक दफ़ा कॉन्सेप्ट के लिए देख, यहाँ पे लिखा हुआ क्यू इन को अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ब्लॉक डायग्राम पे मुझे बताएं कि क्यू इन कहाँ पर है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर बताएं ज़रा। Heat हाँ जी exchanger बताएं। के सर हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर के ऊपर अगर मैं पॉइंट 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, उनकी इंथैल्पीज़ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, H3 माइनस H2 कर दूँ, तो मुझे क्यू इन मिल जाएगी। क्यों? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के ऊपर वर्क इन वर्क आउट ज़ीरो है, हीट आउट क्यू आउट भी ज़ीरो। सपोज यहाँ पर इन हो रहा है, सो क्यू इन के अंदर जो चीज़ें बचेंगी वो जस्ट क्यू इन और इंथैल्पी बचेगी। सो क्यू इन इज इक्वल टू H3 माइनस H2। अब नीचे क्यू आउट पे आ जाए, जो क्यू आउट है वो कहाँ पर है डायग्राम के अंदर, Heat ब्लॉक exchanger. डायग्राम में? Heat exchanger. हीट एक्सचेंजर तो कहाँ, कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है? 4 और 1. 4 और 1 के ऊपर। सो मैं इसको H4 माइनस H1 कर देता हूँ तो मेरे पास क्यू आउट आ जाए। और अगर इन एनी केस अगर मेरे पास इस तरह का डेटा नहीं होता और क्योंकि ये एयर है, आइडियल गैस के तौर पे मुझसे ट्रीट कर सकता हूँ, तो मैं जो आगे फार्मूलाज लिखे हुए वो भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, CP इंटू डेल्टा टी। चौथे Yes, चैप्टर sir. को ज़रा ज़हन में लेके, Yes, इंथैल्पी sir. का ताल्लुक होता है CP से और इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक होता है CV से, राइट। सो खैर Yes, इन sir. एनी केस हम इसको कर सकते हैं अगर हमें यूज़ करना पड़े। तो ये कुछ थोड़े से फार्मूलाज थे जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसी की बेस के ऊपर उसने वैल्यूज़ प्लग इन की हुई हैं। तो हमें खैर इतनी मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल, उसको करके तो फिर अगर कोई रिमेनिंग चीज़ बची तो उसको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ये TS डायग्राम भी देखने वाली है, और उसके साथ इन जो फार्मूला होता है थर्मल एफिशिएंसी का कि W नेट ओवर क्यू इन, तो अगर तो W नेट को कैपिटल में लिखेंगे तो क्यू इन को भी कैपिटल में लिख देंगे, और अगर W नेट को स्मॉल में लिख रहे हैं तो क्यू इन को भी आप स्मॉल में लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। और अगर W नेट की फर्दर वैल्यू प्लग इन कर दें जो कि क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मज़ीद आप क्यू इन और क्यू आउट की वैल्यूज़ पुट कर दें जो कि ऊपर फाइंड आउट किए हैं, तो फिर कुछ आगे कैलकुलेशंस हमारे पास चलने लगी हैं। लेकिन उसके साथ TS डायग्राम जो है हमारे पास, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसमें हो क्या रहा होगा। 1 से 2 पॉइंट मेरे पास जो था वो कंप्रेसर, 1 से 2 पॉइंट क्या कंप्रेसर, Compressor. और आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आप देखें 1 और 2 पॉइंट पे S की वैल्यू सेम है या मुख्तलिफ है? Same as sir. 1 और 2 पे सेम ही वैल्यू है S की, ठीक है। जो भी S की वैल्यू होगी वो 1 पे भी वही है, 2 पे भी वही है। और उसके बाद आप देखें कि आपने हीट इन की है तो एंट्रोपी देखें 2 से लेके बढ़ना शुरू होगी और 3 पॉइंट पे चलेगी। और इसके ऊपर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, constant Pressure. कांस्टेंट। फिर 3 और 4 ये क्या था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। 3 और 4 का नाम क्या है? आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। तो 3 और 4 में देखें एंट्रोपी सेम है, 3 और 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के ऊपर सेम वैल्यू है, लेकिन टेम्परेचर पे फ़र्क है, क्योंकि जब degree कंबस्टन चैम्बर से या फर्नेस से जब हॉट गैसेस निकलेंगी
तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि उनका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे हाई होगा, ठीक है ना। जब आप कंबस्शन करेंगे और हॉट गैसेस जब निकलेंगी तो उनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। फिर Yes, जब sir. वो ब्लेड्स के ऊपर हिट करेंगी तो अपनी एनर्जी को डेफिनेट सी बात है लूज़ करेंगी, और आपको 0.4 के ऊपर टेम्परेचर कम नज़र आ रहा है। 3 का टेम्परेचर कुछ और है और 4 का टेम्परेचर कुछ और है यहाँ पर, ठीक है, राइट। और एंट्रोपी सेम है। नाम क्या था 3 से 4 का? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। इसी तरह 4 और 1 पे आ जाएं, दैट इज क्या है जी, ये आपके पास हीट रिजेक्शन है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यस हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो P कांस्टेंट ही उसने लिखा हुआ है। 4 से 1 के दरमियान में एरो की डायरेक्शन भी बता रही है कि आप 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 4 के ऊपर एंट्रोपी कुछ और है और 1 के ऊपर एंट्रोपी कुछ और है। 4 की जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा है और 1 की अगर आप एंट्रोपी देखें तो वो कम है, ठीक है। यस सर हीट रिजेक्ट हुई है तो एंट्रोपी कम होगी। इसी तरह 0.2 और 3 पे वो बढ़ रही होती थी। सो खैर अगेन फिर 1 से 2 में चला जाएगा जो कि आपके पास कंप्रेसर लगा हुआ। तो ये एक सारा सिनेरियो है जो कि बिल्डअप हो रहा है। उम्मीद है कि TS टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में कोई इशू नहीं होगा। यस सर एक ठीक। क्वेश्चन था कि ये 1 से 2 में अगर आप देखें एंट्रोपी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत वो टेम्परेचर तो बढ़ा है ना इसका। हम्म। ये अगर आप 1 से 2 में देखें ये जो TS डायग्राम है वो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन एंट्रोपी के ऊपर जो डिफरेंस पड़ेगा अब वो क्यू इन और क्यू आउट पे पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर जो फ़र्क डाल रहा है उसकी बेस पे एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिकली उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। यस सर लेकिन थ्योरेटिकली हम जो है क्यू इन के ऊपर ही इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। सो यस सर क्यू इन और क्यू आउट के ऊपर। अच्छा जी, ये एक चीज़ है हमारे पास। और इसके साथ अब उसी तरह अगर PV डायग्राम इसी चीज़ की अगर देखी जाए, ठीक है, तो 1 और 2 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, 1 और 2 वाला पॉइंट आपके पास कंप्रेसर का पॉइंट है और यस सर उसमें आप कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप कंप्रेस करेंगे तब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये अब PV डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये अब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम नहीं है। सो यस सर आपके पास कंप्रेसर क्या होता है, S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है उसमें, और 1 से लेके 1 पे आप देखें कि प्रेशर कम था, ठीक है, और 2 पे देखें प्रेशर ज़्यादा बढ़ है, गया ठीक है। इसी तरह यस 2 और 3 वाला पॉइंट है, उसके अंदर आप क्या कह रहे हैं, हीट इन कह रहे हैं। सो जब आप हीट इन करेंगे उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे उनकी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। यस सर एक्सपेंशन टाइप आपको चीज़ें फील हो रही हैं। टरबाइन के ऊपर फिर फर्दर आगे टरबाइन का सिनेरियो आएगा, तो ये 3 वाले पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि आपके पास कंबस्शन चैम्बर से गैसेस निकलेंगी और टरबाइन के ऊपर पड़ेंगी। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही। तो जब एक्सपेंशन होती है तब एक तो वॉल्यूम बढ़ता है और दूसरा, प्रेशर कम हो जाता तो 3 पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है और 4 पॉइंट का प्रेशर कम है। और साथ में ये जो लाइन भी टेढ़ी बनी हुई है जो कि बता रही है कि 3 पे वॉल्यूम कम है, 3 पे जो वॉल्यूम था वो कम है और 4 पे आप एक्सपैंड कर चुके हैं तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, है राइट। यस सर फिर इसी तरह आपने क्यू आउट करना है। जब मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कम होगी, हीट बाहर निकलेगी, वॉल्यूम उसका कम होगा, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल्स बड़े बेहंगम वे में फिर रहे थे ना, ठीक है, Yes, sir. फ्रीली बड़ा मूव कर रहे थे। तो जैसे जैसे आप हीट उनमें से निकालेंगे, एनर्जी उनमें से आउट होगी, उनकी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस भी कम होती जाएगी। सो पहले उनका वॉल्यूम ज़्यादा था, तो जब आपने क्यूट किया, अब आप देखें 4 और 1 के ऊपर अगर देखें 4 का वॉल्यूम ज़्यादा है, 1 का वॉल्यूम कम है, ठीक यस है।
और प्रेशर इसलिए कांस्टेंट है कि आप कह रहे थे कि हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर है, ये हीट रिजेक्शन कांस्टेंट Yes. प्रेशर। तो ये खैर एक पीवी और ये डायग्राम थी। अच्छा, ये अब एक मैं फार्मूला मेंशन करने लगा हूँ जिसको आपने खैर यूज़ नहीं करना, आप उसको जस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये वे से आपने एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट नहीं करनी, 1 ओवर आर पी के -1 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। इससे हमने एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट नहीं करनी इस वे से, ठीक है। हमने अभी जो ऊपर वेज पढ़े हैं, ये वाला जो वे है, ठीक है, कि W नेट ओवर क्यू इन या 1 - क्यू आउट ओवर क्यू इन, हम इससे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने रैंकाइन साइकिल में फाइंड आउट किया, बिल्कुल उसी तरह हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 9.17 जो एक सेकंड वे है, इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये अल्टरनेट वे हम यूज़ नहीं करेंगे। और अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रेशर रेशो। क्या कहते हैं जी? प्रेशर रेशो, P2 ओवर P1। P2 के ऊपर आपके पास हाई प्रेशर होता है। P2 कौन सा पॉइंट होता है? जो कि कंप्रेसर की आउटपुट है। और P1 कौन सा पॉइंट होता है? जो कि कंप्रेसर की इनपुट है। तो प्रेशर रेशो का क्या फॉर्मूला है कि हाई प्रेशर ओवर लेट से लो प्रेशर, जो कि अभी इस केस में P2 डिवाइडेड बाय P1 है, ठीक है जी। सो ये आपके पास सिनेरियो के जो है उसको हम स्पेसिफिक हीट रेशो कहते हैं। वो आपको पता है के की वैल्यू CP ओवर CV टाइप, इस तरह से करके आपने चौथे चैप्टर के अंदर देखा उस स्लाइड के अंदर, जहाँ पे CP बार वाला फॉर्मूला था, मोलर मैस वाला और सादे वाला फॉर्मूला था, वहाँ पे आपने देखा होगा। सो खैर एनी हो, तो ये कुछ चीज़ें होगी। अब न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनफ बैकग्राउंड है इसको करने के लिए। अब जी हमारे पास एग्जाम्पल एक लिखी हुई है कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग ऑन एन आइडियल ब्रेटन साइकिल हैज़ अ प्रेशर रेशियो ऑफ 8। अच्छा, ये जब आपने पहली लाइन पढ़ी तो आपके पास वो पूरा नॉलेज आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो कि हमने अभी सारा डिस्कस किया। पहली लाइन पढ़ते साथ ही आपके माइंड Yes, sir. में TS PV डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब साथ में उसने TS डायग्राम बना दी, उसी तरह ही कुछ लेबलिंग जो न्यूमेरिकल को देख के करेगा उसको हम भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ जी प्रेशर रेशो एक तो 8 है, उसने तस्वीर के दरमियान में लिख दिया कि RP = 8। ओके, खैर दरमियान में लिखे, ऊपर नीचे लिखे, दैट डजेंट मैटर, ये कोई ख़ास ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड चीज़ नहीं है। द गैस टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एट द कंप्रेसर इनलेट। कंप्रेसर जो होता है वो आपके पास पॉइंट नंबर 1 से 2 पे लगा हुआ था, ये तस्वीर के अंदर कंप्रेसर की इनलेट है, Yes. ठीक है। और 300 केल्विन, अच्छा केल्विन में क्यों डील करना शुरू हो गया? क्योंकि सर ये गैसेस है ना, तो आइडियल गैस के तौर पे हम वो ठीक है, एयर है और एयर को एक आइडियल गैस के तौर पे ट्रीट करके वर्किंग फ्लूइड हमारे पास एयर है। ओके जी, 300 केल्विन आपने लिख दिया एंड 1300 केल्विन एट द टर्बाइन इनलेट। टर्बाइन की जो इनलेट होती है, टर्बाइन लगी होती है पॉइंट नंबर 3 और 4 पे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो टेम्परेचर है दैट इज़ 1300 केल्विन। ये चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई 0.2 का डेटा हो सकता है, 4 का हो सकता है, लेकिन जैसे रैंकाइन में मैंने सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड की थी, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रोसेस का आइडिया हो, तो चीज़ें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, राइट। Yes, sir. और नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, यूटिलाइजिंग द एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस। अब एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस में हमने बेसिकली ये अज्यूम किया होता है, वैसे तो क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा, बर्निंग होगी, फिर हॉट गैसेस मिलेंगी। तो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस में हम कह रहे होते हैं कि वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है दैट इज़ जस्ट लाइक अ हॉट गैस, और उसको हम एयर के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं, राइट। हम ये अलग-अलग नहीं डिस्कस करते कि दैट इज़ एन एयर, दैट इज़ एन फ्यूल, ये कंबस्शन हो, ये हॉट गैसेस हैं, तो हम उसको एयर के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं और एयर को फर्दर आइडियल गैस अज्यूम करके और कहते हैं कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर ही है, ठीक है।
इसी फर्दर मज़ीद किसी ने इसको देखना हो, ये जितना मैंने बताया इससे हट के अगर किसी ने देखना हो तो इसी चैप्टर के अंदर स्टार्ट में एयर स्टैंडर्ड जम्पशंस के अंदर 2-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये जो मैंने बोले हैं उसी का वो रेप्लिका है, सो यू कैन रीड इट आउट। और फाइंड आउट क्या करना, डिटरमाइन द गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट्स ऑफ द कंप्रेसर एंड द टर्बाइन। सो आप जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो है द गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर एंड टर्बाइन। कंप्रेसर की एग्जिट के ऊपर और टर्बाइन की एग्जिट के ऊपर आपने गैस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना, ठीक है। Yes, sir. और ये कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, कंप्रेसर की एग्जिट बनेगा T2 और टर्बाइन की जो एग्जिट है वो बनेगा T4, ठीक है। मैं TS डायग्राम को सामने रख के और प्रोसेस को सामने रख के ये चीज़ें कह रहा हूँ। फिर मेरे पास है द बैक वर्क रेशो, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है। और फिर है थर्मल एफिशिएंसी। अब थर्मल एफिशिएंसी का आपको पता है कि W नेट ओवर Q इन है और एंकाइन में भी आपने फाइंड आउट की। अब बैक वर्क रेशो पे आए थे। बैक वर्क जैसे नाम से थोड़ा फील हो रहा है, एक तो ये वर्क की कोई ना कोई रेशो होगी कि वर्क डिवाइडेड बाय वर्क, वो कौन सा वर्क बाय वर्क होगा वो भी ज़रा देख लेते हैं। और एक वर्ड शो रहा द बैक। अब बैक का क्या है कि यानी कि वापस ही जो आपको काम करवाना पड़ रहा हो। अब ये कंप्रेसर की सेंस में टर्म यूज़ होती, क्योंकि कंप्रेसर को आपको ना वर्क देना पड़ता है। तो जो टर्बाइन से आप लेते हैं वो आपकी आउटपुट होती है उस पावर प्लांट की, लेकिन आपको कंप्रेसर भी तो चलाना है ना। तो जो वापस कंप्रेसर को देंगे W आउट, अगर लेट से मैं कहूँ, अगर मुझे जैसे खर्चे या मुनाफा मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो सेंस में मैं क्या करूँगा कि टर्बाइन से जो मुझे एनर्जी मिली कुछ थोड़ी बहुत कंप्रेसर खुद ही खा गया अखराजात के तौर पे, राइट। Yes. और फिर मेरे पास एक नेट अमाउंट में एनर्जी आएगी। तो हमने देखना ये होता है कि आप जो वर्क आउटपुट पैदा कर रहे हैं उसमें से कितने फीसद वापस कंप्रेसर ही ले गया, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो आपके एक्सपेंडिचर्स में है, ये वो आपको आउटपुट नहीं दे रहा, ये आपकी अपनी चीज़ें ही लेगा। फॉर एग्जांपल आपका 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो क्या पता कि आपके इंटरनल जो बिल्स हैं या जो कंप्रेसर की वर्किंग है या वो सारी चीज़ें वो माइट भी 1 मेगावाट या माइट भी 500 किलोवाट, इस तरह की इंटरनल चीज़ें ही हों, तो ये भी तो बीच में से माइनस होंगी ना, ये सारी चीज़ें। Yes, सो sir. ये इस सेंस में बैक वर्क रेशो हमारे पास है, ठीक है। उसके नेम से हमें आइडिया हो रहा है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। ओके जी, प्रोसेस 1 से 2, ठीक है जी, मुझे भी पता है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है आइडियल गैस की। तो जो मेन चीज़ है बेसिकली मेरे पास T1 है 300 केल्विन, और एयर के टेबल में 300 केल्विन में जाके इंथाल्पी देखेंगे कि इंथाल्पी कितनी है, ठीक है। टेबल एयर का यूज़ करेंगे और 300 केल्विन पे इंथाल्पी आ रही है 300.19 किलो जूल पर केजी। साथ में एक चीज़ जो लिखी है वो पहली दफ़ा आप देखेंगे, वो एक लिखा हुआ PR1 इज इक्वल टू 1.386। Yes, अच्छा, sir. यूनिट भी गायब है। ये बेसिकली प्रेशर की रेशो है, जिसकी वजह से रेशो की वजह से यूनिट इसके नहीं है। और सेकेंडली ये कि इसके साथ 1 का सब्सक्रिप्ट यूज़ हुआ हुआ। PR मीन्स कि ये प्रेशर की रेशो आपके पास, और 1 का मतलब है एट पॉइंट नंबर 1। सोचो कि T1 था 300, तो उसकी निस्बत से जो PR निकलेगी उसको भी हमने कह लिया PR1। अगर T2 होगा तो उसकी निस्बत से जो PR निकलेगी उसको हम कह लेंगे PR2। इसी तरह T3 है तो PR3, PR4 अकॉर्डिंग टू द T4। अब इसने हमें कहाँ पर हेल्प करना है वो भी देख लेते हैं, और ये कहाँ से फाइंड आउट होगी वो भी देख लेते हैं। सो ये जब भी मैं टेबल पे लेके जाऊंगा तब ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सो अब इसने फर्दर हमें क्या हेल्प करनी है, हमारे पास प्रेशर रेशो का फॉर्मूला अभी पीछे आपने देखा है, R इज इक्वल टू Sir, P2 over P1. P2 ओवर P1. P1, ठीक है। और उसका दूसरा मतलब भी होता है हमारे पास, दैट इज PR2 ओवर PR1, एक ही बात, ठीक है। कि इस T2 के ऊपर जो PR है या T1 के ऊपर जो
पी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि R इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज इक्वल टू PR2 बाई PR1। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के ऊपर आप देखेंगे ये वाली चीज़ जो है वो ठीक है। R की वैल्यू क्या है 8, पहली लाइन के अंदर दिया हुआ प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 8। ठीक है, और साथ में मैं इस इधर चले लिख देता हूँ कि R इज इक्वल टू, जो मैं फॉर्मूला यूज़ करने लगा हूँ, R इज इक्वल टू PR2 बाई PR1, राइट। सो R मेरे पास 8 है और PR1 भी मैंने फाइंड आउट, मुझे पता है PR1 क्या है। सो PR2 इज इक्वल टू R इंटू PR1, राइट। सो R Yes, आपके पास डेटा में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। yes sir. PR1 अभी आपको मैंने कहा जब कहा है कि आपके लिए ये नई चीज़ है। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली PR2। PR2 कितना आया जी 11.09। ठीक है, यस सर। अब इस PR के ऊपर आप जाएंगे और आप क्या देख लेंगे टेम्परेचर। तो इस PR2 पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा T2, और ये आपने फाइंड आउट करना था। उसने कहा था कि कंप्रेसर की एग्जिट के ऊपर टेम्परेचर फाइंड आउट करें। तो T2 इज Yes, इक्वल sir. टू 540 केल्विन एट कंप्रेसर एग्जिट। साथ ही उसने H2 फाइंड आउट कर ली, जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि बिला वजह फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर इंथैल्पीज बड़ी ज़रूरी हैं, ये आपको एफिशिएंसी के फार्मूला में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी के फार्मूला में हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उस फार्मूला के अंदर वर्क और हीट्स निकालनी होती हैं, और हीट्स और वर्क्स फिर उस पॉइंट्स पे देखते हैं कि इंथैल्पीज़ को माइनस करके हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो इंथैल्पीज़ बहुत ज़रूरी है, राइट। अब इसी तरह इसी चीज़ को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, और मेरे पास T3 है 1300 केल्विन, और उसी के ऊपर अब ये टेम्प मुझे डेटा में दिया हुआ था टरबाइन की इनलेट का टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू 1300 केल्विन। T3 मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने पढ़े हुए सारे प्रोसेस, तो मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर टरबाइन की इनलेट को हम 3 का नाम दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो मेरे पास उसके ऊपर इंथैल्पी निकलेगी दैट इज़ H3। और सेम इसी तरह जो उसके ऊपर मेरे पास एयर टेबल के अंदर जो PR निकलेगी, ये PR का प्रॉपर कॉलम होता भी मैं लेके जाऊंगा, जैसे ऊपर PR1 फाइंड आउट किया। सो T3 के ऊपर जो PR निकलेगी दैट विल बी द PR3, राइट। सो दैट इज 330.9। अगेन ये रेशो है, और इसके साथ जो है वो आपके पास कोई सा सो PR3 उसी तरह हमने इसको कह दिया, और इसी तरह को T4 होगा तो इसके ऊपर P4 आ जाएगी। अब इसका भी उसी तरह ही हमने इससे हेल्प लेनी है। अब मैं बाकी वाली चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ सारी। अब ये अगेन उसी तरह मैं प्रेशर रेशियो का सारा लूँगा। मैं लिखूँगा R इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा था ना P2 बाई P1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूँ R इज़ इक्वल टू, सपोज आपके ख्याल में ये है कि मैं लिख दूँ P4 बाई P3। यस ठीक सर। है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल इशू है। P4 जो है वो टरबाइन की जो होती है ना वो आउटलेट है इसकी। ठीक है, और जो P3 है वो आपके पास जो टरबाइन होती है उसकी इनलेट है, ऐसे ही। यस सर। तो टरबाइन की इनलेट पे प्रेशर ज़्यादा होता है या टरबाइन की आउटलेट पे प्रेशर ज़्यादा होता है? टकराने से पहले चलें प्रेशर ज़्यादा होगा या टकराने के बाद ज़्यादा हो? पहले सर जी। पहले ज़्यादा हो।
और TS डायग्राम में भी आपको यही नज़र आता है कि Yes, 3 sir. वाला पॉइंट ऊपर था जिसको हमने 1300 केल्विन लगाया हुआ था, तो जब हिट करेगी तो अपनी एनर्जीज को लूज़ करेगी। तो अब इसमें क्या इशू है कि जब आप यानी कि ये वाला काम करेंगे, सो उस सेंस में आपके पास ये जो R है, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिर इसमें ये R नहीं होगा, ये 1/R होगा, ये भी रिवर्स होगा। या दूसरी सेंस में क्या होगा, इसको अगर आपको करना है तो यू हैव टू राइट डाउन, अगर इस तरह आप करें, या दूसरी लफ्ज़ों में आप लिखें R का जो फॉर्मूला होता है कि हाई प्रेशर ओवर, ठीक है, या उसको लिखें, गिनती को छोड़ दें, गिनती 3 है 4 है क्या है, आप कॉन्सेप्ट वाइज लिखें R इज इक्वल टू हाई प्रेशर ओवर लो Low प्रेशर, pressure. Yes, ठीक sir. है। ठीक. या अगर 4 को ऊपर रखना, 3 को नीचे रखना, तो लॉजिकली रिवर्स आप कर रहे हो तो यू हैव टू राइट 1/R। खैर वो जो भी मैकेनिज़्म यानी कि हमें करना है वो आप लोग कर लेंगे। तो इसीलिए जब मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको मैं लिख रहा हूँ, सो अगर मैंने PR4 फाइंड आउट करना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू PR4 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू PR3/R, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा ना, अगर मैं इससे ये वाली इक्वेशन निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा। तो ये Yes, किस sir. को लिखा हुआ, PR4 इज इक्वल टू 1/R इंटू PR3, तो इसलिए P4 की जगह इस दफ़ा 1/R आया। तो बात समझे, उस वक्त चीज़ ठीक थी। P2/P1 Yes, ऐसे ही sir. होता है कि कंप्रेसर की एग्जिट पे प्रेशर ज़्यादा और इनलेट पे कम है, वो फॉर्मूला ठीक था। यहाँ पर जब आप करेंगे तो टरबाइन के ऊपर इनलेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपको P3 वाला पॉइंट ऊपर रखना पड़ेगा, 4 वाला पॉइंट नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते तो जो यहाँ से मैंने समरी बताई है, ये जिसको मैं अब हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो मैंने सर्कल में समरी क्या कर दी कि प्रेशर रेशो क्या होगा, हाई प्रेशर डिवाइडेड बाय लो प्रेशर, जिस भी पॉइंट पे आप स्टडी करें तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो जो पहले वाली सारी समझाने वाली डिस्कशन थी उसको अगर आप निगलेक्ट कर दें तो जो सर्कल में चीज़ की है उसको समरी के तौर पे आप कर लें, ठीक है। सो एनीहो लेट्स मूव ऑन। सो उसी तरह P4 के ऊपर जो T होगा दैट विल बी द T4, और ये टरबाइन की एग्जिट है जैसे पहले कंप्रेसर की एग्जिट थी। और इसी तरह इसको फाइंड आउट कर लें इंथाल्पी को भी, जो कि बाद में आपको चाहिए होगी। ओके, सो बैक वर्क रेशियो से पहले मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहूँगा ताकि जो चीज़ें आपको पहले पता हैं उसको थोड़ा फाइंड आउट कर लें। सो क्यू इन जो मेरे पास है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ एफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट ओवर क्यू इन, नेट Yes. वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इन। सो नेट वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ W आउट माइनस W इन, या आप उसको क्यू इन माइनस क्यू आउट उस सेंस में भी कह रहे होते हैं, ठीक है। सो वो भी आप कह रहे थे। सो क्यू इन मेरे पास जो है वो आपको पता है कि हीट एडिशन जो होता है वो दूसरे और तीसरे पॉइंट पे एक्सचेंजर लगा हुआ है, दूसरे और तीसरे पॉइंट पे क्यू इन हो रही है, तो आपने लिख दिया H3 माइनस H2, और वो आपने ऊपर सारे पॉइंट्स पे एंथैल्पीज निकाली, उनको आपने कर लिया। और W नेट जो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है W आउट माइनस W इन, तो हम देख लेते हैं कि टरबाइन पे हमें क्या वर्क आउटपुट मिल रहा है और कंप्रेसर को हमें कितना वर्क देना पड़ रहा है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये W नेट वाला, ये हीट की सेंस में भी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। सो इसको भी देख लेते हैं कि W इन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंप्रेसर इन है दैट इज़, वो कंप्रेसर कहाँ पे लगा हुआ है, 2 और 1 पॉइंट पे लगा हुआ, सो दैट इज़ H2 माइनस H1 एंथैल्पीज आपने हर जगह पे फाइंड आउट की हुई हैं, वो आपके पास आ जाएगा। अब टरबाइन आउट की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ टरबाइन, टरबाइन आपके पास 4 और 3 पॉइंट पे लगी हुई है। अब यहाँ पर देखना ये है कि उसने H3 माइनस H4 कर दिया, चलें उसको करने दे, अभी बताता हूँ क्यों किया। सो टरबाइन लगी हुई तीसरे और चौथे पॉइंट पे, तो उन दोनों की इंथैल्पीज़ को आपने माइनस करके ये काम कर लिया। अब आते हैं इसके माइनस वाले। सपोज अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो आप टरबाइन का जो आउटपुट है, आउटपुट वर्क के साथ माइनस
यूज करते हो ना, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट, ऐसे ही? यस सर। ठीक है, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट आप यूज करते हो। सो इज इक्वल टू, अब मैं सही चीजें लिखने लगा हूँ, सेकंड पॉइंट उसका H4 ही होती है ना आउटलेट उसकी। यस सर। ठीक है, सो ये आपके पास H4 माइनस H3, जिस तरह के आपने लिखनी थी, बुक वाले को छोड़ दें, आपने ऐसे ही लिखना था ना कि डब्ल्यू इन तो Yes, टरबाइन sir. में होती है, टरबाइन में डब्ल्यू इन तो जीरो होता है, माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू H4 माइनस H3। H4 मैंने क्यों पहले लिखा है, ये टरबाइन का सेकंड पॉइंट होता है एग्जिट, और H3 टरबाइन का इनलेट होता है। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, आउट माइनस इन। यस सर। अब इसको रीअरेंज करके बुक वाली बना लें। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। माइनस से आप सारी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू H3 माइनस H4, बुक वाले बन जाएगा। यस ठीक सर। है, सो कहीं पे अगर आपको कोई उल्ट पुल्ट चीज़ नज़र आए, किसी भी पॉइंट पे नज़र आ सकती है, क्यू इन लिखा हो, क्यू आउट अक्सर बीच में, शायद पिछले न्यूमेरिकल में भी क्यू आउट गुजरे होंगे, अब यहाँ पे मैंने देखा तो मेरे जहन के लिए क्या कि शायद वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो। तो जहाँ पर आउट की सेंस में आपको थोड़ी गड़बड़ नज़र आए, तो उसमें ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट इसका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आउट को हम माइनस लेते हैं, और अगली इंथाल्पीज अगर उसने बदली हुई है, 3 माइनस 4 किया, और आपके ख्याल में 4 माइनस 3 होना चाहिए था, तो उसके पीछे ये लॉजिक हो सकती है। वहाँ पे जहन को थोड़ा खोलें और देखें। ठीक है जी, यस सो सर। हमारे पास डब्ल्यू आउट भी आ गया, डब्ल्यू इन भी आ गया। सो हमने डब्ल्यू नेट को लिख दिया है कि डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि डब्ल्यू नेट का हीट की सेंस में भी फॉर्मूला है। ठीक है, यस सर। सो आपने देखना है, माइट भी पिछले एग्जाम्पल में हीट की सेंस में सॉल्व किया हुआ था। यस सर, हीट में था वो, क्यू इन और क्यू तो आउट निकाला। क्यू इन और क्यू आउट, बिल्कुल। सो क्यू इन भी मेरे पास आ गया, डब्ल्यू नेट भी आ गया, मैं उसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अब बैक वर्क रेशो की बात कर लेते हैं। बैक वर्क रेशो का फॉर्मूला होता है कंप्रेसर का वर्क इन डिवाइडेड बाय टरबाइन का आउट। ठीक है, कंप्रेसर का इन डिवाइडेड बाय टरबाइन का आउट। सो कंप्रेसर का हमने पहले वर्क फाइंड आउट किया हुआ है, और टरबाइन का जो वर्क है वो भी हमें आइडिया, ये हमने डब्ल्यू टरबाइन आउट फाइंड आउट किया। और ये हमारे पास बैक वर्क रेशो की। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें तो ये लाइन को अगर पढ़ें, ये वाली जो लाइन है पूरी, इसको ज़रा पढ़ें, दैट इज़ 40.3% ऑफ द टर्बाइन वर्क आउटपुट इज यूज जस्ट टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो आप देखिए 40% तो जस्ट कंप्रेसर को ड्राइव करने में यूज है। ठीक है, तो ये था बेसिकली यस बैक सर। वर्क। अगर अगर लेट से 0.2 आ जाती तो इसका मतलब 20% उसको यूज़ है, और ये ओवरऑल आपके पास एफिशिएंसी है। अब टेबल पे देख लेते हैं, पहले तो इसको ज़रा क्विकली देख लेना, किसी को कोई चीज़ की समझ ना लगी हो। ठीक है, सो अगेन बार बार कह रहा हूँ कि डब्ल्यू नेट के मल्टीपल फार्मूलाज हैं, हीट की सेंस में भी कैलकुलेट हो सकता है, और वर्क की सेंस में क्यू इन माइनस क्यू आउट भी हो सकता है, डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन भी हो सकता है ये। सो ये आपके सामने, इसमें किसी को कोई एतराज़ वगैरह की किस तरह से चीज़ें की? सर इसमें हम इंट्रोपी का कहीं यूज नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो? इंट्रॉपी का कहीं यूज़ करना है तो कर लें, वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप उससे क्या वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या करें। एक लिंक बनाना होता है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी यस से सर। तीसरी। यस सर। ठीक, ओके जी। सो इट्स बेटर कि जिस तरह किया हुआ है उसी तरह ही उसको किया जाए, या तो फुल फ्लैज उसको पहले प्रोसीजर सारे को टेस्ट किया जाए। सो इन एनी हाउ, इन एनी केस, ये हमारे सामने एक चीज़ थी। अब टेबल्स पे थोड़ा जाके वैल्यूज़ देख लेते हैं, अगर को देखने वाली हो कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से नोट डाउन कर लूँ, ताकि मैं जब टेबल पे जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल हो। इस पे 300 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर था, और एक 1300 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर, और पीयर 1.386 आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली एक PR3 मैंने फाइंड आउट किया था 330.9। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टेबल से देख लेते हैं।
ओके जी, अब हम आपके सामने उम्मीद है कि टेबल A17 होगा या कुछ और आ रहा है? A17 है सर। ठीक है जी। सो ये जो टेबल नंबर A17 है इसमें ड्राइंग राइट। सो ये देख लें आपके पास टेम्परेचर, इंथाल्पी, ये वो PR का कॉलम है, नज़र आ रहा है सब? यस सर। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम की रेशो भी है, अगर कहीं हमें फाइंड आउट करना पड़ती है, दैट इज़ द एंट्रोपी। ठीक है, किलो जूल पर kg इंटू केल्विन, और दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। यस सर। ओके जी, अब इनको क्लियर कर दें। हम थे 300 केल्विन के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर अगेन जो मैंने वहाँ पे नोट डाउन की थी चीज़ें। 300 केल्विन के ऊपर इंथाल्पी ये और PR जो था मेरे पास ये लिखे, ठीक है, दैट विल बी H1 और PR1। ठीक है, तो मैंने लिखी हुई है अपने पास, नोट डाउन की थी 1.386 जो बुक वाला यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, PR जो है 300 पे 1.386। 1.3860 राइट। सो यस। इसी तरह आपके आप भी चाहे इसको नोट डाउन कर लें, जब हम वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो इंथाल्पी जो थी वो दैट इज़ 300 पॉइंट समथिंग, और जो PR था दैट इज़ 1.3। इसी तरह 1300 केल्विन पे 1300। जो वैल्यू है वो 330 है। 1300 केल्विन पे जो PR आएगी वो 300 के करीब उसकी वैल्यू थी, उसको हम देख लेते हैं। 1300 केल्विन के ऊपर राइट, 1300 केल्विन के ऊपर मेरे पास ये देखिए 330.9, और हाँ बिल्कुल 330.9 बुक वाला यूज़ करा था। और इंथाल्पी उस पे उसी तरह ही 1300 पे 1300 के करीब इंथाल्पी और 330 राइट। सो ये वो चीज़ें थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है जी, ये वो कुछ यस सर। पेंडिंग था जो कि मैंने कहा था कि हम टेबल से देखते हैं। वापस हम आ जाते हैं उस पर। सो ये देख रहे हैं PR 1.386, ठीक है, और ये 330.9, ठीक है, ठीक हो गया। और ये इंथाल्पी 1300 पे 1300 के करीब हम मिल रही थी, और 300 पे इंथाल्पी भी 300 के करीब मिली। सो ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि आपने वहाँ से फाइंड आउट की। इसमें किसी को अगर कोई किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट वाइज और टेबल वाला सिनेरियो भी डिस्कस हो गया। ठीक है, अब ये देखिए वो नीचे जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था वो उसने काम कर भी दिया कि आप ये देखें द थर्मल एफिशिएंसी कुड आल्सो, जिसको मैं बार बार कह रहा था, चले अच्छा यहाँ पे मिल गया। द थर्मल एफिशिएंसी कुड आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। रैंकाइन में आपने ये यूज़ किया ना, 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन। ठीक है, तो क्यू इन पहले ही ऊपर निकाला हुआ आपने। सो क्यू आउट आपको पता है कि वो 4 और 1 पॉइंट पे लगा हुआ है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्यों, तो इस फार्मूला से भी एफिशिएंसी आ सकती है। आपने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो है ना वो इसको इस फार्मूला से भी करना है, हीट वाले फार्मूला से। सर ठीक है। इसमें देखा जाए तो साइन का वो इशू नहीं है, वो एज इट इज है जैसे हम देख रहे थे। हम्म? क्यू इन और क्यू आउट निकालते हुए वो इंथाल्पी में, यानी कि वो सेम साइन का सबसे कोई इशू पहले नहीं है। सबसे पहले ये है, इसमें भी वो आपको महसूस नहीं हुआ। मेरे वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो नहीं मसला लगेगा। मिसाल के तौर पे कंडेंसर आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये हीट एक्सचेंजर जो भी आप उसको कह रहे हैं। ठीक है, यस सर। इससे क्यू आउट बाहर हो रही है, ये आपके पास लेट से क्यू आउट हो रही है। तो टरबाइन वाली साइड से इसके अंदर चीज़ें आ रही होती हैं जो कि पॉइंट नंबर 4 होता है, और इससे जो चीज़ें निकल के जा रही होती हैं वो आगे कंप्रेसर को जा रही होती है जो कि पॉइंट नंबर 1 होता है। सो हीट आउट के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आउट, क्योंकि क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है ना, क्यू इन 0 है इसमें। माइनस क्यू यस इज इक्वल, इसकी आउटलेट क्या है H1, और इसकी ठीक है इनलेट सर। क्या है H4। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एल इलम वाली बातें हैं ज़रा। यस सर ठीक है सर। एनी हो जी, और ये था हमारे पास। ठीक है, अब मैं वेटिंग रूम में उसको भेज देता हूँ, वन बाय वन ज़रा डिस्कस करते हैं जो कि आपने क्विज जो मुझे भेजा वो स्क्रैप मटेरियल जो था।
मेरे ख्याल में उसमें जो नंबर बनते हैं वैसे तो 3-4 लोगों के बनते हैं, बाकी सबका 0 बनता है उसमें। ठीक है, कोई हार्डली कोई 2 या 3 हार्डली, वेरी हार्डली जो है वो 1-2 लोग जो है वो चाहे 2 नंबर आ जाए चाहे 3 आ जाए। तो हाँ जी, क्या हुआ? सर वो ये कहना था सर, किसी इमरजेंसी की वजह से सर मेरा वो क्विज रह गया था। वो कर लेते हैं ज़रा डिस्कस, वो जब आपकी बारी आएगी तो उस पर डिस्कस करना। 1 बाय 1 अभी मैं डिस्कस करता हूँ ना कि क्या सिनेरियो है। सो इसमें मैं वेटिंग रूम में इंसर्ट कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, जो इसमें ऐसा करें कि आप लोग एक दफ़ा मैं इस मीटिंग को पर्टिकुलरली एंड कर रहा हूँ, आप सारे लोग जो है ना वो रीज्वाइन करें, ठीक है? उसमें वेटिंग रूम में इनेबल कर दूँगा, ऑटोमेटिकली आप वेटिंग रूम में आते रहेंगे, ठीक है? ओके अभी सर। इस मीटिंग को कोई 30 सेकंड्स के बाद ज़रा करना, थोड़ा मुझे यानी कि टाइम दे, मैं इसको क्विट करूँ और नेक्स्ट को मैं लॉन्च करूँ और फिर थोड़ा 1 मिनट के गैप के बाद आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? सारे लोग ओके सर। ये कुछ को मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया, तो आप अपने ग्रुप में उनको कह देना कि वो सारे ज्वाइन कर लें। जस्ट अ सेकेंड।